Hello, my dear students. My name is Shyam Kishore, and you are watching Aspirants Aboard. गाइस, प्रोनाउन चैप्टर में मैंने स्टार्टिंग का एक लेक्चर आपको पढ़ाया था। मैंने बहुत सारी चीजें आपको वहां बताई थी कि प्रोनाउन में एक तो मैंने आपको बोला था कि केस वाला जो टेबल है वो मैंने इस बार भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केस वाले टेबल का जो है लिंक आपको दे दिया है उस वीडियो का। आप उसको 100% देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आप बार बार फंसते रहेंगे। ये वो चीज है, वो मैं बार बार जो कहता हूं कि आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो तो उसकी बेस है ना, वो प्लिंथ है ना। तो प्लिंथ से आपको ऊपर उठना है, समझ रहे हैं गाइस? तो ध्यान दीजिए बातों पे। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं वहां से, और वहां से आगे हम ये बढ़ते हैं। आज जो हम सीखने वाले हैं, बहुत सारी बातें मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो ये ईच, एवरी, ईदर, ठीक है, नीदर, इसको आइदर नाइदर भी पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, आप इधर नीदर बोलो या इधर नाइदर बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ईच, एवरी, इधर, नीदर, एनीवन, ठीक है। और जैसे ईच और एवरी होता है, ठीक इसी तरह से ईच एंड एवरी भी होता है। तो ये कुछ चीजें हैं और इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होती है। इनमें क्या कंफ्यूजन भी होती है? कंफ्यूजन तो ठीक है, मतलब आप कुछ ऐसी चीजें गलती करते हो जो आपको आज तक नहीं पता है। कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स हैं। मैं अगर इन वर्ड्स की स्पेशली बात करूं तो आज मैं एक टेबल आपके सामने बनाने वाला हूं। सबसे पहले आपको वो टेबल याद करना है, फिर उसका क्या बेनिफिट है ये आपको उसके बाद देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये यहां पे मैं सारे के सारे वर्ड्स लिख रहा हूं, जो भी ये वर्ड्स हैं ऊपर फर्स्ट कॉलम में। सेकेंड कॉलम जो हमारा है, हम इसमें क्या लिखने वाले हैं? हम इसमें लिखने वाले हैं कि इज दिस वर्ड अ प्रोनाउन, इज इट अ प्रोनाउन। सेकेंड कॉलम में हम ये देखेंगे कि क्या ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत कि एडजेक्टिव है कि नहीं, प्रोनाउन है कि नहीं। फिर हम देखेंगे कि इसका यूज क्या है। फिर हम देखेंगे कि इसका यूज क्या है, यानी इसका यूज हम कब करते हैं। क्लियर है? तो एक एक करके मैं सारी चीजों के बारे में आपको बताता हूं। ध्यान ध्यान से समझिए, बिल्कुल बहुत ही आसान होगा चीज, है ना। बहुत ही आसान होगा ये सब कुछ अगर आप थोड़ा मेरे तरीके से समझेंगे तो। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं ईच वर्ड की बात करूं तो हाँ, ईच एक प्रोनाउन भी है, ईच एक एडजेक्टिव भी है, और ईच का यूज हम टू और मोर के लिए करते हैं। यानी जब दो या दो से ज्यादा हो तो हर एक को बोलने के लिए, यानी ईच का मतलब क्या हो गया? हर एक तरीके से ये बोल सकता हूं। ईच का मतलब है हर एक, मतलब कि मेरे हाथ में दो या दो से ज्यादा, ठीक है, मेरे हाथ में दो मार्कर है और मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों ही मार्कर अच्छा है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ईच मार्कर इज गुड या ईच मार्कर इज वर्थ टेकिंग। ठीक, तो ये मैं बोल सकता हूं, ईच पे बोल सकता हूं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड हमारा वर्ड क्या है? एवरी एंड ईच एंड एवरी। इसको मैं एक साथ ही बताना चाहता हूं। रीजन है क्यों एक साथ बताना चाहता हूं, क्योंकि ये दोनों एकदम इक्वल ही है, फिर भी अलग अलग है। इक्वल है फिर भी क्या है? अलग अलग है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईच एंड एवरी जो बना है वो ईच और एवरी को एंड से कनेक्ट करके और दो अलग अलग प्रोनाउन को कनेक्ट करके बना है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ईच एंड एवरी एज इट इज, एक अलग से एक एडजेक्टिव। देखो, सबसे पहली बात तो शायद आप में से बहुत लोगों को ये चीज नहीं पता होगी, बट एवरी और ईच एंड एवरी ये कभी भी प्रोनाउन नहीं होता है। ये प्रोनाउन है ही नहीं। एवरी जो वर्ड है ना, ये प्रोनाउन नहीं है। चलो कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। ईच एंड एवरी को अलग से क्या मतलब है? एवरी जैसा एवरी है वैसे ईच एंड एवरी है। लास्ट वाले वर्ड को देखना है आपको, एवरी को हमेशा। क्लियर? तो एवरी जो वर्ड है ये कभी भी एक प्रोनाउन नहीं, मतलब प्रोनाउन नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है बोलो? सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है। और इसका यूज हम कब करते हैं बेटा? इसका यूज हम थ्री और मोर पे करते हैं। थ्री और मोर, इसका भी मतलब क्या होता है? हर एक होता है। इसका भी मीनिंग क्या होता है बोलो? हर एक होता है। समझ रहे मेरी बात? इसका भी मीनिंग क्या होता है? हर एक होता है। तो यहां पे क्या समझा हमने कि ईच का मतलब होता है हर एक, टू और मोर पे करेंगे। मतलब मेरे यहाँ पे दो मार्कर है और मैं बोलना चाहता हूं कि हर एक मार्कर बहुत अच्छा है, तो मैं ये तो बोल सकता हूं कि ईच मार्कर इज गुड, बट मैं ये नहीं बोल सकता कि एवरी मार्कर इज गुड। फॉर दैट आई मस्ट हैव एट लीस्ट थ्री मार्कर्स। समझ में आया कि नहीं बोलो? तो एवरी का एक तो ये मतलब हो गया। ठीक, सेकंड थिंग, सेकंड जो हमारा वर्ड है इधर। इधर वर्ड प्रोनाउन भी है,
एडजेक्टिव भी है, ठीक है। और इसका यूज हम तब करते हैं जब एग्जैक्टली कितना हो, दो, एग्जैक्टली दो, यानी ना दो से कम ना दो से ज्यादा। बट इसका मतलब हर एक नहीं होता, इसका मतलब कोई एक होता है, यानी दो में से कोई एक, इसका मतलब कोई एक होता है। बट जैसे मैंने किसी को कहा कि यू कैन टेक ईच मार्कर, यानी वो मैं कह रहा हूं कि तुम दोनों मार्कर ले सकते हो, तुम हर एक मार्कर ले सकते हो। बट मैंने अगर किसी को ये कहा कि यू कैन टेक ईदर मार्कर, यानी दोनों में से कोई एक ले सकते हो, या तो ये लोगे तो ये नहीं, ये लोगे तो ये नहीं। समझ रहे मेरी बात? तो ये अंतर है। अगर मैं नीदर की बात करता हूं तो ये भी प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, इसका भी यूज दो के लिए करते हैं, ठीक है। बट दो में से कोई नहीं, इसका मीनिंग ऑब्वियसली नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब नहीं होता है। इसके बाद जो मैंने यहां पे वर्ड लिया बेटा, एनीवन, समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो एनीवन वर्ड है, ये एनीवन वर्ड हमारा सिर्फ प्रोनाउन है, सिर्फ प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एडजेक्टिव नहीं है। और इसका यूज हम ऑब्वियसली कब करेंगे? मोर देन टू पर, मोर देन टू के लिए इसका यूज करेंगे। और इसका मीनिंग भी कोई एक होता है। जैसे मान लो, ये भी तो कहना हो सकता है, जैसे मान लो कि, हाँ, मार्कर का एग्जांपल लेते हैं, वही चल रहा है। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया, क्लास में बच्चे बहुत सारे होते थे तो बच्चों पे एग्जांपल लेता था, फिलहाल मार्कर है, बच्चे हैं नहीं सामने। तो देखो, ये मार्कर है मेरे सामने, ठीक, मेरे पास दो मार्कर है, मैं बोलना चाहता हूं कि हर एक मार्कर अच्छा है, तो ईच मार्कर इज गुड, ठीक। मैंने बोला कि आई कैन टेक ईदर मार्कर, मतलब मैं कोई भी एक ले सकता हूं। बट अगर मेरे पास 3 या 4 या 5 मार्कर होते, तो तब 2 से ज्यादा होते, और मुझे यही चीज कहनी होती कि कोई भी एक मार्कर ले सकते हो तुम, कोई भी एक मार्कर, या कोई भी एक मार्कर अच्छा है, सो एनी वन ऑफ दीज मार्कर्स इज गुड, है ना। एनी वन ऑफ दिस, मतलब कि मैं एनी वन का यूज वहां पे करूंगा जब 2 से ज्यादा चीजें होंगी, और तब मुझे कोई एक बोलना होगा। बट वही कोई एक अगर मुझे 2 के लिए बोलना होगा तो मैं इधर का यूज करूंगा। देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ा रहा हूं, एग्जाम्पल भी बताऊंगा, डोंट वरी, बिल्कुल एग्जाम्पल बताऊंगा, बिना एग्जाम्पल के कभी खत्म किया है जो आज करूंगा। समझिए बात को बहुत ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट एक वर्ड है, उसको भी देख लीजिए, एक वर्ड है नन। क्या है? नन। अब नन के बारे में क्या केस है? तो नन भी प्रोनाउन है, एडजेक्टिव बिल्कुल नहीं है। नन जो एक वर्ड है नन, ये एडजेक्टिव नहीं है, यानी आप नन बॉय नहीं बोल सकते, आप नन बॉय नहीं बोल सकते। क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं, देखते हैं धीरे धीरे, एक एक चीज को समझेंगे, हर चीज को समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझिए। नन का यूज भी किसके लिए करेंगे? मोर देन टू, कोई नहीं, इसका मतलब हो गया कोई नहीं। समझिए, जब 2 के लिए कोई एक बोलना था तो इधर, जब दो ही समान हो, और 2 ही पर्सन हो, 2 ही चीजें हो, और कोई नहीं बोलना हो तो इधर। बट वही चीज कि कोई एक जब 2 से ज्यादा तो एनीवन, और कोई नहीं जब 2 से ज्यादा तो नन। समझ में आया? और ऊपर तो ईच और एवरी का मतलब ही अलग होता है, हर एक, ठीक है भाई। ये पूरा टेबल हो गया हमारा। इससे क्या बेनिफिट हुआ ये जानने से कि ये प्रोनाउन है और ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है वो एडजेक्टिव नहीं है ना, इसको जानने से क्या बेनिफिट हुआ? तो समझिएगा बेनिफिट, बहुत बेनिफिट है भाई, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आपको तो आइडिया भी नहीं होगा कि कैसे कैसे सवाल को आप उड़ा सकते हैं सिर्फ देखते, है ना। बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, समझना बात को थोड़ा। जैसे अगर कोई वर्ड प्रोनाउन है तो मैं आपको बार बार, देखो मैंने ग्रामर ऐसे समझी है, मैं ऐसे ही आपको समझाता हूं। ये सेंटेंस का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, यानी प्रोनाउन होना है तो या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन होना है तो क्या होगा, या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट की तरह यूज होगा या तो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। तो सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो वर्ब के पहले आएगा, और ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो वर्ब के बाद में आएगा। बोलो भाई, यानी कि ये जो कॉलम के वर्ड्स हैं, यानी जिसमें इसमें टिक लगा हुआ है, यानी ईच है तो ईच एक वर्ब के पहले आ सकता है, ईच एक वर्ब के बाद आ सकता है। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ईच हैज, है ना, ईच हैज हिज बुक, यानी प्रत्येक के पास उसकी किताब है। मैंने बोल दिया, सही सही है स्टेटमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या आप एवरी हैज बोल सकते हो? सोच के देखो, एवरी हैज हिज बुक, आपको तो आज तक यही लगता होगा कि ईच एवरी सब बराबर है, सब इक्वल है। समझिए बात को, क्या मैं एवरी हैज बोल सकता हूं? क्या हैज यहां पे वर्ब नहीं हुआ, और वर्ब है तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट नहीं चाहिए, और सब्जेक्ट चाहिए तो क्या नाउन प्रोनाउन नहीं होना चाहिए? प्रोनाउन होना चाहिए ना। और क्या ये प्रोनाउन है? नहीं, ये सेंटेंस गलत है, बट ये सेंटेंस सही है।
मेरी बात समझे कि नहीं बोलो। मैं ये कह रहा हूं कि जो वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट बन सकते हैं, इसलिए वो वर्ब के पहले आ सकते हैं। और क्योंकि एवरी एक वर्ब एक प्रोनाउन नहीं है, इसलिए वर्ब के पहले कभी नहीं आ सकता। यानी बेटा सोचना नहीं है, बट सीधा दिमाग में रखो कि अगर कभी भी एवरी वर्ड के बाद सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, आगे पीछे कुछ भी लिखा हो, अगर किसी सेंटेंस में एवरी के बाद तुरंत एक वर्ब लिखा हो, एवरी वर्ड के जस्ट बाद में अगर एक वर्ब लिखा हो, बस वो गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप एवरी के बाद वर्ब नहीं बोल सकते, बट आप ईच के बाद बोल सकते हो, और इनफैक्ट बाकी सारे प्रोनाउंस आप सबके बाद बोल सकते हो, है ना। आप ट्राई करके देखो। नन इज डूइंग गुड, एनीवन कैन कम एंड डू दिस, एनीवन कैन कम एंड अकॉम्प्लिश दिस टास्क, है ना। नीदर इधर के बाद तो 100% लगा ही सकते हैं, और भी कोई भी वर्ड देखो, बट आप एवरी के बाद वर्ब नहीं लगा सकते। प्रोनाउन होने का एक तो तरीका ये है ना, कि आप वर्ब के जस्ट पहले सब्जेक्ट हो। एक चीज याद करो जो सबसे पहली क्लास में बार बार रिपीट करता हुआ आ रहा हूं, कि फर्स्ट प्रीपोजिशन के जस्ट पहले वाला वर्ड क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। फर्स्ट प्रीपोजिशन के जस्ट पहले वाला वर्ड क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। फर्स्ट प्रीपोजिशन के जस्ट पहले वाला, यानी प्रीपोजिशन के पहले भी जो वर्ड आएगा उसका भी सब्जेक्ट होने का चांस है। प्रीपोजिशन के पहले जो वर्ड आएगा उसका भी सब्जेक्ट होने का चांस है, और स्पेशली उसमें ऑफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑफ वर्ड। तो क्या कभी अगर कहीं भी आपने एवरी प्लस ऑफ देखा, इनफैक्ट मैं सिर्फ ऑफ नहीं कहना चाहता हूं, मैं बाकी भी प्रीपोजिशंस कहना चाहता हूं, तो उनके बारे में भी है, बट ऑफ क्योंकि बहुत ज्यादा दिखता है इसलिए मैंने ऑफ ही लिख दिया वहां पे। अगर कभी क्या एवरी ऑफ हो सकता है? भाई ईच ऑफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कैसे? देखिए समझिए थोड़ा। मैंने लिखा ईच ऑफ द बॉयज, सही है, क्या दिक्कत है? ईच ऑफ द बॉयज। अब इसके बाद जो भी वर्ब आएगा प्रीपोजिशन के पहले ईच सब्जेक्ट है, ईच डिसाइड करेगा कि वर्ब क्या होगा। ईच सब्जेक्ट बन सकता है ना, ईच प्रोनाउन है, और क्या आप एवरी ऑफ द बॉयज लिख सकते हो? क्या आप एवरी ऑफ द बॉयज लिख सकते हो? सोचो सोचो, लिख सकते हो कि नहीं? पहले प्रीपोजिशन के पहले एवरी, तो ये सब्जेक्ट बन गया, और सब्जेक्ट बनेगा जिसका मतलब है प्रोनाउन होना चाहिए, लेकिन ये तो प्रोनाउन है ही नहीं, तो कैसे बनेगा? एवरी ऑफ द बॉयज गलत है, बट ईच ऑफ द बॉयज गलत है। ऐसा ही ईच ऑफ द बॉयज सही है, बट एवरी ऑफ द बॉयज क्या बोलो? गलत है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो क्या सही है फिर? दिमाग में भी आया होगा, सर एवरी के साथ तो सब कुछ गलत ही हो रहा है, एवरी सही कब होगा? सुनते तो है हम लोग। तो भाई ये एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव की तरह सही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे बोल दिया एवरी बॉय, अब क्या दिक्कत है? सही है। नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव। लेकिन क्या ईच बॉय सही होगा? बहुत लोग फ्लो में एकदम गलत बोलेंगे, नहीं सर नहीं सही होगा। अरे क्यों नहीं सही होगा? ये तो दोनों है ना, तो ईच बॉय भी सही होगा, ईच हैज भी सही होगा, ईच ऑफ भी सही होगा, बट एवरी ऑफ और एवरी हैज सही नहीं होगा। यानी ईच तो प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों है, बट एवरी तो नहीं है ना। तो यानी कि अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव है तो उसके पहले, मतलब कि वो नाउन के पहले आ सकता है, वो नाउन के पहले आना चाहिए। मतलब एवरी वर्ड का जहां कहीं भी यूज होगा, कहीं भी पूरी इंग्लिश में एवरी वर्ड का जहां कहीं भी यूज होगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, क्या? कि उस वर्ड को नाउन के पहले यूज किया जाए। अदरवाइज नाउन के पहले एवरी आया हो, ठीक है, अदरवाइज और कोई भी तरीके से एवरी का यूज सेंटेंस में हो वो गलत है। जैसे वर्ब के पहले एवरी एकदम गलत है भाई, लिख के काट लेना, ये लिख के काटने वाला तरीका बहुत अच्छा रहता है। वैसे भी एग्जाम में एरर ढूंढना है तो एरर ज्यादा पता होना चाहिए, मतलब सही क्या है उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है ये पता होना कि गलत क्या है, ठीक है। तो एवरी प्लस वर्ब 100% क्या है? बोलो बेटा, गलत है। एवरी प्लस ऑफ गलत है, बस रट लो। समझाया तो मैंने आपको बहुत देर से, बट रटना यही इंपॉर्टेंट है। एवरी प्लस वर्ब गलत है, एवरी है ही नहीं प्रोनाउन बिल्कुल भी, एवरी प्लस ऑफ गलत है, ठीक। अब इसी टेबल के बेसिस पे जो मैंने आपको समझाया, मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं, आप बताइएगा मुझे, ठीक। थोड़ा सा मैं यहां पे रब कर देता हूं, ठीक है। आप मुझे बताइए, मैंने बोला नन हैज ईटन, ठीक, छोटा छोटा सेंटेंस ले रहा हूं, बाद में बड़ा सेंटेंस आपको समझाऊंगा। तो नन हैज ईटन सही होगा कि नहीं? तो कैसे चेक करेंगे? तो ये वर्ब है, और वर्ब के पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये प्रोनाउन होना चाहिए भाई, क्यों क्योंकि नाउन तो नहीं है ना। अरे नाउन प्रोनाउन दोनों सब्जेक्ट होता है, बट ये तो किसी का नाम नहीं है, तो ये
प्रोनाउन होना चाहिए। और क्या नॉन प्रोनाउन है? तो बेटा हाँ नॉन प्रोनाउन है, मतलब ये सही है। अच्छा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, नन ऑफ अस हैज ईटन? अभी ज्यादा वर्ब की बात नहीं कर रहे, ठीक, अभी सिर्फ ये समझ रहे हैं। तो अब यहां, अब इसको कैसे चेक करेंगे कि सही है कि नहीं? तो यही तरीका सीखिए, बार बार यही तरीका, वर्ब से पकड़ते हैं हम लोग। ये वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कहां है? तो वर्ब का सब्जेक्ट यही होता, बट ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑफ आ गया ना, और प्रीपोजिशन के पहले सब्जेक्ट नन हो गया, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं मैं आपको। तो ऑफ के पहले नन आया, ये प्रोनाउन है। अगर ये प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट बनेगा, और ये प्रोनाउन है यानी सब्जेक्ट बन सकता है, ये भी सेंटेंस सही है। बट क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि नन बॉय हैज ईटन? सोचो, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं नन बॉय हैज ईटन? अब फिर से वही बात, ये हैज वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये एडजेक्टिव, क्योंकि सब्जेक्ट के पहले एडजेक्टिव, नाउन के पहले एडजेक्टिव आना चाहिए। क्या नॉन एडजेक्टिव है? नॉन एडजेक्टिव नहीं है, यानी ये सेंटेंस गलत है। यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि नन वर्ड के जस्ट बाद में एक नाउन आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि नन वर्ड इज नॉट एन एडजेक्टिव। ठीक है, तो अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ दिख जाए, ज्यादा सोचना नहीं है, सीधा काट दीजिए, बस वही गलती है। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई, अब बाकी सब चीजें मिटा के फिर सीधा उसी पे फोकस करते हैं। ये टेबल कम से कम 2 बार 3 बार आप पढ़िएगा। आप सही चीजें सारी मिटा के, मैं चाहता हूं कि एक बार आप सिर्फ गलत चीजों, गलत देखें कि गलत क्या क्या था। तो 3 चीजें गलत कुल मिलाकर मैंने आपको बताई हैं। 3 चीजें गलत है। एवरी के बाद कोई वर्ब नहीं हो सकता, जस्ट बाद, बाद मतलब जस्ट बाद। एवरी के जस्ट बाद कोई ऑफ यानी कोई प्रीपोजिशन नहीं हो सकता, और नन वर्ड के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं हो सकता, क्योंकि नन एडजेक्टिव नहीं है और एवरी प्रोनाउन नहीं है। समझ में आया? बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, समझ में आया। तो जरा हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, he has 2 houses and will sell any one of those। ये क्वेश्चन है, थोड़ा आप सोचिए, मैं तब तक कुछ और क्वेश्चंस भी लिख लेता हूं। There were 2 soldiers but every of them was equal to 5 policemen। ठीक है, and another question, none of these 2 principals has been looking after the school। ओके गाइस, जो भी हमने अब तक पढ़ा है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए एग्जांपल्स की जरूरत है, एंड वी हैव 3 एग्जांपल्स। ठीक है, इसमें वेरिएशन करके मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, कभी ऐसा मत सोचा करिए कि सिर्फ 3 एग्जांपल है ना। ये एग्जांपल में नंबर का सारा वेरिएशन करके मैं आपको बताऊंगा कि 2 की जगह 3 होता तो क्या होता, ये सब करके भी मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन कि ही हैज 2 हाउसेस एंड विल सेल एनी वन ऑफ दोज, यानी उसके पास 2 घर है और उसमें से किसी एक को बेचेगा। ठीक है, अब देखो क्या है कि सेंटेंस को सही करने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आपने सेंटेंस का पूरा मीनिंग गलत कर दिया, यानी सेंटेंस का पूरा मीनिंग जो है क्या कर दिया आपने, डिस्टॉर्ट कर दिया। या सेंटेंस में तो ये कह रहा है कि उसके पास 2 घर है और किसी एक को बेचेगा, और आपने क्या लिख दिया कि ही हैज 2 हाउसेज एंड विल सेल बोथ ऑफ दोस, मतलब कि उसके पास 2 घर है और वो दोनों को बेचेगा। तो ये सेंटेंस को सही करना नहीं हुआ, आप समझ रहे हैं? यानी कि सेंटेंस में तो लिखा है कि राम आम नहीं खा रहा है, और कि जैसे मान लो लिख दिया जाए कि
थोड़ा मैं क्या कहना चाहता हूँ समझाऊं। राम एम नॉट ईटिंग मान लो तो गलत है, एम आपको पता है इज होगा, बट यार एम को गलत करके इज ही करोगे ना, एम को काट के इज लिखोगे कि तुम ये लिख दोगे कि राम इज ईटिंग। अब ये भी तो सही नहीं होगा ना, राम इज ईटिंग क्यों? क्योंकि राम आम नहीं खा रहा है ये बोलना है, तो राम आम खा रहा है कैसे बोलेंगे? मतलब सेंटेंस को सही करने का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर करेक्ट हो जाए विथ सेम मीनिंग, यानी मीनिंग वही रहे जो पहले थी और क्या हो जाए, स्ट्रक्चर करेक्ट हो जाए। समझ रहे हैं? तो सेंटेंस का मतलब यह है कि दोनों में से किसी एक को बेचेगा तो दोनों में से किसी एक को ही बेचना है, अभी भी फिर भी सही करना है, गलत क्या है? तो बेटा मैंने आपको अभी बोला कि जब सेंटेंस में दो आए ना, जब सेंटेंस में दो आए, एक और ट्रिक आप मैं आपको बता सकता हूं, जब सेंटेंस में दो हो, याद रख लो बिल्कुल, ईदर, नीदर एंड बोथ, इन तीनों को छोड़ के कुछ और होना नहीं चाहिए, इन तीनों को छोड़ के कुछ और प्रोनाउन या एडजेक्टिव नहीं वहां पे यूज होना चाहिए। अगर सेंटेंस में टू है तो इधर, नीदर या बोथ ही होना चाहिए। इधर मतलब दोनों में से कोई एक, नीदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, और बोथ मतलब दोनों में से दोनों। ठीक है, तो बस यही ऑप्शन है, बाकी कुछ नहीं। ये ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं। मतलब सेंटेंस में टू दिखा तो चेक करो कि ऐसा कुछ है कि नहीं, है ना, प्रोनाउन या एडजेक्टिव है कि नहीं इस तरह का। अगर ये नहीं है तो गलत है, कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो ही हैज टू हाउसेज एंड विल सेल एनी वन ऑफ दोज, क्या गलत है? सीधी सी बात है, एनी वन क्या है, गलत है। एनी वन की जगह पे क्या होगा, ईदर होगा। एनी वन की जगह पे क्या होगा, ईदर होगा, क्योंकि दो में से कोई एक बोलना होता है तो हम ईदर बोलते हैं। फिर वही चीज, अगर इस टू की जगह पे 3 होता, 4 होता, 5 होता, 6 होता, 7 होता, तो ईदर नहीं होता, एनी वन होता। बोलो समझ में आया कि नहीं, है ना? आप कहेंगे कि सर अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एनी वन को हटा के हम बोथ कर देते हैं तो सही होगा कि नहीं? तो सही क्यों नहीं होगा? सही तो होगा ही, बट आपने तो मीनिंग बदल दी ना। सेंटेंस कह रहा था कि दोनों में से कोई एक को बेचेगा और तुमने ये कर दिया कि दोनों को बेचेगा। सब तो सही तो है, बट मीनिंग डिस्टॉर्ट हो गया। तो मीनिंग को डिस्टॉर्ट नहीं करना होता है, सही तो बिल्कुल है, दो के साथ बोथ भी लगा सकते हैं, और इनफैक्ट इधर ही क्यों, नीदर भी लगा सकते थे कि ही हैज टू हाउसेज एंड विल सेल नीदर ऑफ दोज, है ना, he has two houses and will sell neither of those। थोड़ा सा अजीब लग रहा है ड्यू टू दिस कंजंक्शन एंड। अगर यहाँ बट होता, अब देखो सेंटेंस में कैसे वेरिएशन हो सकता है, सेम सेंटेंस he has two houses, यहाँ बट होता सपोज करिए, तो यहाँ पे नीदर लगाते। क्यों नीदर लगाते? क्योंकि यहाँ पे उसके पास दो घर है लेकिन वह दोनों को बेचेगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। उसके पास दो घर है लेकिन वह एक भी नहीं बेचेगा, उसके पास दो घर है लेकिन वह एक भी नहीं बेचेगा। ये सेंटेंस ज्यादा मीनिंगफुल है, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या लगाना चाहिए था, नीदर लगाना चाहिए था। तो आप समझ रहे हैं सेंटेंस के वेरिएशन का पॉसिबिलिटी जो है ना बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप कहीं नहीं फंसेंगे। सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देयर वर टू सोल्जर्स, दो सोल्जर्स थे, बट एवरी ऑफ देम, तो सबसे पहले तो आपने क्या देखा, मैंने आपको अभी बताया कि दो देखते ही आपके दिमाग में घंटी बजी, मेंटोस वाली बत्ती जली, ईदर, नीदर या बोथ। ठीक है, तो ईदर भी नहीं है, नीदर भी नहीं है, बोथ भी नहीं है, तो तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे भाई, देयर वर टू सोल्जर्स बट एवरी ऑफ देम वाज इक्वल टू 5 पुलिसमैन, है ना, बट एवरी ऑफ देम वाज इक्वल टू 5 पुलिसमैन। ठीक, लेकिन उनमें से हर एक 5 पुलिस वालों के बराबर था। तो हर एक बोलना है, कोई एक नहीं बोलना है इस बार। क्या बोलना है, हर एक बोलना है। अच्छा हाँ, एक चीज तो है ही कि टू के साथ ईच भी तो लगा ही सकते हैं, अगर हर एक बोलना हो तो आप ईच भी लगा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, मैंने लिखा भी था ईच के सामने, मैंने ईच के सामने आपको लिखा भी था कि टू और मोर। ठीक है, बोथ का तो मतलब होता ही है दोनों के लिए, ईच का यूज टू और मोर के लिए करेंगे तो ईच का यूज भी कर सकते हैं। अब समझिएगा बात, दो है तो एवरी काट के आपने क्या लगा दिया, ईच लगा दिया। इसलिए तो लगाया क्योंकि एवरी का यूज तो कब करेंगे, अगर मान लो यहाँ 3 होता, 3 4 5, तो फिर क्या एवरी होता वहां पे, सोचो, फिर क्या वहां पे एवरी होता? भाई बात को समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर 2 3 4 डैश 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 तो एज का यूज होगा, बट 3 से जब एवरी का यूज करना है तो 3 से शुरू होगा काउंटिंग, तब एवरी का यूज होगा। समझ रहे, तब एवरी का यूज होगा। बट सिर्फ बात इतनी नहीं है कि नंबर कितना होना चाहिए, बात वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ध्यान रखना है। यानी कि आप यहां पे लिखे देयर वर टू सोल्जर्स बट एवरी ऑफ, तो सबसे पहले तो आपका ध्यान किस पे जाना चाहिए, ऑफ पे। और क्योंकि ऑफ लगा है इसलिए एवरी तो किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। एवरी ऑफ गलत होता है,
एवरी के बाद ऑफ नहीं लगा सकते आप, ठीक है। तो यहां पे दो है तो ईच हुआ, सिर्फ इतनी बात सही नहीं है, ऑफ है इसलिए भी ईच हो गया। अगर यहां पे 3 होता इस सेंटेंस में, 4 होता, 5 होता, 6 होता, तब भी इस सेंटेंस में ईच ही होना पड़ता। तो क्या इस बात को हम एवरी का यूज करके नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। मान लो यहाँ पे 3 होता और आप एवरी का यूज करना ही चाहते हैं, तो आप कैसे लिख सकते हैं? देयर वर 3 सोल्जर्स बट एवरी सोल्जर was equal to 5 policemen। अब एवरी का यूज जैसे ही किया तो आगे क्या होना चाहिए? आगे होना चाहिए नाउन, और ये एडजेक्टिव, तो अब सही है, एवरी एक नाउन के पहले आ सकता है। और देखो उन एवरीवन एवरीबॉडी के बारे में अभी मत सोचिएगा, वो अलग प्रोनाउंस है और वो एक साथ लिखे जाते हैं, ठीक है। तो उसकी बात हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ईच और एवरी की बात कर रहे हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा गाइस, ठीक है। अब हमेशा समझा करिए, सिर्फ नंबर, पहले तो नंबर के हिसाब से पॉसिबल प्रोनाउंस सर्च करिए, फिर ये जो चीज मैंने अलग से बताई कि एवरी ऑफ गलत है, एवरी प्लस वर्ब गलत है, नाउन नन प्लस नाउन गलत है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखिए, तो आपसे गलती बिल्कुल नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। थर्ड क्वेश्चन, नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स, फिर वही चीज यार, दो में नेगेटिव, तो क्या चाहिए बोलो? दो में नेगेटिव चाहिए तो हमें नीदर चाहिए, दो में नेगेटिव चाहिए तो क्या चाहिए? नीदर चाहिए, ठीक। और मान लो यहाँ 3 हो जाता, यहाँ 3 हो जाता, तो फिर नन सही होता, तब नीदर गलत हो जाता, नन सही हो जाता। अच्छा, अगर मान लीजिए, क्या मैं ऐसे लिख सकता था कि नन प्रिंसिपल? नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव आना चाहिए, नन एडजेक्टिव है नहीं, तो ऐसे लिख नहीं सकता। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो गाइस, अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी आप टेलीग्राम के ग्रुप पे पूछ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से बच्चे कहते हैं कि वहां तक शायद नहीं पहुंच पाते, कोई बात नहीं, आप यहां से देख लो, इस ग्रुप पे हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। इस पे हर दिन क्विजेज होती हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, सारे सेक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। t.me/aspirantsupport, आप टेलीग्राम पे इसको सर्च कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है, अच्छा लगा हो, आज मैं ये नहीं बोलूंगा कि अच्छा लगा हो, क्या नहीं लगा हो, क्या क्या लगा हो। देखो बच्चों, इतना है जरूर कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, उसमें बुक से पढ़ के और खुद से ये सारी चीजें समझने वाले बहुत कम बच्चे देखे हैं मैंने, ना के बराबर, ठीक है। तो कोई ना कोई चाहिए होता है, और ये कोई गलत बात नहीं है, कोई ना कोई चाहिए होता है समझाने वाला, मुझे भी किसी ने समझाया, मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है भाई, ये वो पेच है ना, ये इतने छोटे छोटे पेच है कि इसका ध्यान ही नहीं रहता आदमी को, लेकिन यही पेच जो है सब गड़बड़ कर देते हैं। तो इनको खोल खोल के एकदम सही करना होगा, समझ रहे हैं? ये वो बेसिक्स हैं जो आपकी एकदम सही होनी चाहिए, एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। क्लियर है गाइस? सो ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस सेशन, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग एज द एग्जाम्स आर ऑलरेडी, यू कैन से दैट राउंड द कॉर्नर। CHSL वाला तो बिल्कुल यही बोल सकते हैं कि एट हैंड एग्जाम है, एंड देन सीरियल मेंस भी है। तो सीरियल मेंस अगर अक्टूबर में है तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि 4 महीने का समय सर बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। सीरियल के लिए 4 महीना कुछ भी नहीं होता। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको मैथ्स कितनी पढ़नी होगी ये मुझे पता है ना, ये मुझे अच्छे तरीके से पता है। मैं सीरियल मेंस जानता हूँ, मैंने दिया है, मैं देने भी वाला हूँ। तो लेकिन हाँ, इंग्लिश का सेक्शन भी कितना इंपॉर्टेंट है ये आप जानते होंगे, मैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। अगर आपके 200 में 180 प्लस नंबर आ जाते हैं ना, तो फिर प्री के एग्जाम में अगर आपके कट ऑफ के थोड़े आसपास नंबर है, मतलब फर्ज करो कि 137 कट ऑफ है और आपके 145 148 ऐसे नंबर्स हैं, तो आप वहाँ थोड़ा डिमोटिवेटेड रहते हो कि यार ये क्या हो गया, मेरा नंबर तो यहाँ बहुत कम है, मुझे एक मार्जिन लेना पड़ेगा वहाँ। तो मैथ्स में तो आपको लाना ही है ना, मैथ्स में तो आप अपनी मेहनत करो, अपना सब कुछ ले आओ वहाँ नंबर। बट अगर आप इंग्लिश में भी 180 प्लस लाते हो तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके प्री में भी नंबर अच्छे होते हैं, मैथ्स में भी नंबर अच्छे आते हैं, बट वो इंग्लिश में कहीं ना कहीं जाके आप उनके साथ मेजर, मतलब कि उनको मैच कर सकते हो, उनके पास तक पहुंच सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में 180 185 नंबर आराम से लाया जा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आराम से ला सकते हो। ठीक, उसके लिए आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर का जो कॉम्प्रिहेंशन है, डेली एक कॉम्प्रिहेंशन लगाओ, एंड मैं जो है खुद कॉम्प्रिहेंशन आपको कराऊंगा, और जब मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगा तो मेरी गारंटी है कि कॉम्प्रिहेंशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
जब मैं करूंगा। बट कॉम्प्रिहेंशन मैं बोर्ड पे तो करा नहीं सकता गाइस, तो उसके लिए थोड़े गैजेट्स एंड कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें चाहिए। लॉकडाउन की वजह से वो सब चीजें मेरे अभी एड्रेस पे डिलीवरी नहीं हो पा रही है। जैसी होगी मैं तुरंत शुरू करूंगा और आपको सारी की सारी चीजें, मतलब कि जो रीडिंग सेक्शन के टॉपिक्स हैं, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी की सारी चीजें मैं कराऊंगा। बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मेरे भरोसे रहिए, पढ़ते रहिए, बट ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं मैंने तो इस तरीके से इस चीजों को कहीं बताते हुए नहीं देखा मैंने, इसलिए मैंने ये सब तरीका बनाया। ये कहीं भी किसी किताब में आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा भी नहीं। तो आप इन चीजों को समझते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।